सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी आपको कक्षा 5वीं पढ़ाएंगे, 5वीं कक्षा को पढ़ाएंगे। 4 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, आज 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को खोल लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको मुख्य रूप से ये पढ़ाया था। एक तो आपको हमने परीक्षा और जो लक्षण की परिभाषा तथा परीक्षा का फल, लक्षण का फल और उद्देश्य का फल बताया था। और उसके बाद में उद्देश्य प्रकरण हमारा आरंभ हो गया था। अब उद्देश्य प्रकरणों में जो केवल नाम मात्र बताया जा रहा है, तो नाम मात्र बताने में जो तर्क संग्रह के आरंभ में हमने क्या पढ़ा था कि संसार के सभी पदार्थों को न्याय शास्त्रकार ने, मतलब न्याय मत वालों ने, न्याय दृष्टि ने 7 पदार्थों में बांट दिया। क्या? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया, भावाः, 7 पदार्थाः। ये आपको हमने समझा दिया। है ही नहीं कुछ समझने के लिए। ये देखिएगा, संसार के सभी पदार्थों को कितने भागों में बांट दिया है? 7 पदार्थों, वो 7 भागों में। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि अरे संसार में तो असंख्य पदार्थ हैं। वास्तव में असंख्य पदार्थ हैं, पर उन असंख्य पदार्थों को 7 श्रेणी में बांट दिया है, 7 विभागों में बांट दिया। जैसे संसार में, विश्व के अंदर सभी मनुष्यों की गिनती तो नहीं है, किसी के पास नहीं है, सही। तो और अन्य प्राणी मनुष्य हैं, और फिर उसके बाद में पशु आदि हैं, पक्षी आदि हैं। कुल मिलाकर के असंख्य हैं। माने जो चेतन प्राणी हैं वो भी असंख्य हैं, उनकी कोई गणना नहीं है। फिर उनको हमने विभागों में, फिर भी गणना नहीं हो सकती है, फिर भी उनको विभाग कर दिया। भाई ये मनुष्य कैटेगरी हो गई, ये पशु कैटेगरी हो गई। फिर उसमें भी कैटेगरीज हैं। पशुओं के अंदर भी है, ये गाय पशु है, ये भैंस पशु है, ये घोड़ा है, गधा है, बकरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर गणना नहीं की जा सकती है, वहां पर क्या है, मोटे मोटे तौर से उस समग्र सामग्री का विभाजन कर देते हैं थोड़े से भागों में, समझाने के लिए। तो यहाँ पर न्याय दर्शनकार ने, ये न्याय दर्शन नहीं है वास्तव में, तर्क संग्रह भी न्याय दर्शन की बात को कह रहा है। तो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट जी ने न्याय दर्शन के अनुसार संसार के सभी पदार्थों को, जड़ चेतन सब कुछ जो भी हैं, उनको क्या है, 7 विभागों में बांट दिया था। ये हमने पढ़ लिया था, बस यहीं से आरंभ हो रहा। अभी आपको ये नहीं समझना है कि भाई द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, सामान्य क्या है, विशेष क्या है, समय। ये आगे आगे आएगा, जब लक्षण करेंगे और परीक्षा करेंगे तब आएगा। ठीक है, फिर भी साथ साथ हम प्रयास करेंगे आपको मोटा मोटा समझाने का। सही सटीक समझ में तो तभी आएगा जब क्रम में अन्नम भट्ट जी समझाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो अब ये 7 पदार्थ हैं। अब 7 पदार्थों के अंदर भी और विभाग करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला पदार्थ लिया इन्होंने, क्या लिया? द्रव्य।
क्या ले लिया? द्रव्य। अच्छा जी, द्रव्य, द्रव्य को भी न्याय दर्शनकार दृष्टि ने, न्याय दर्शन की दृष्टि से विभाग किए गए। ठीक है, द्रव्य, द्रव्य की परिभाषा आपको बताएंगे द्रव्य क्या होता है। अभी आपने जो हिंदी में पढ़ रखा है वो वाला द्रव्य आपका नहीं चलेगा, द्रव पदार्थ वो नहीं चलेगा। यहाँ द्रव्य की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आगे अन्नम भट्ट जी पढ़ाएंगे, परंतु उससे पहले ही बता देंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ लिया 7 पदार्थ हैं। तो आगे यहां पर कहते हैं अन्नम भट्ट जी, द्रव्याणाम विभागः, कि जो हमने 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ जो द्रव्य बताया था उसके भी विभाग हैं, क्योंकि द्रव्य भी बांटना पड़ेगा उनको। तो कहते हैं द्रव्याणाम विभागः, द्रव्यों के विभाग बताते हैं। ये तो यहाँ पर टाइटल दिया है समझाने के लिए। मूल जो तर्क संग्रह है वो ये है, ध्यान देंगे। ये तो जैसे हेडिंग वो दे देते हैं ऊपर से कि हाँ भाई ये अब विषय चलेगा। क्या कहते हैं? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायुवाकाश कालाधिगात्ममनांसि न वैव। कहते हैं तत्र, तत्र माने जो वो आपके, सप्त पदार्थ हैं उनमें जो द्रव्य पदार्थ है वो द्रव्य क्या है? 9 प्रकार का है। द्रव्याणि, द्रव्य क्या है? नव एव, नव एव, नवैव है, नव एव 9 ही हैं। कौन कौन से हैं? कहते हैं पृथ्वी, देखिए संस्कृत है, संधि हो गई है, मिला करके लिखा है, अलग अलग मैं तोड़ करके बता रहा हूं क्या क्या है इसके में। पृथ्वी, अप, तेजः, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, आत्मा, माना। मन जानते हैं? उन पदार्थों में द्रव्यों की संख्या 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंच पदार्थ तो आप जानते हैं, पंचभूत, ये पंचभूत ही है। ऐसे क्रम चलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, माने ये तेज का अर्थ होता है अग्नि। तेज का अर्थ क्या? अग्नि। तो तेज, वायु, वायु का अर्थ आप जानते हैं, और आकाश, आकाश भी आप जानते हैं, और काल, काल को क्या माना गया है न्याय दर्शन में, माने न्याय दृष्टि में द्रव्य। काल द्रव्य है। आप हिंदी के हिसाब से यदि सोचने लगेंगे कि भाई काल द्रव्य को बताओ तो समझ में नहीं आएगा। अरे काल कहां से द्रव्य हो जाएगा? काल कैसे द्रव्य हो जाएगा? दिक्, दिक् का अर्थ है दिशा। आत्मा, आत्मा भी क्या है? द्रव्य है। ठीक है। और मन, मन आप जानते हैं। तो ये क्या है? 9 जो हैं द्रव्य हैं। न्याय दर्शन, न्याय दृष्टि में द्रव्यों को 9 भागों में बांटा गया। ठीक है। अब आपको ये समझाना है कि अभी के द्रव्य किसको कहते हैं। वस्तुतः न्याय दर्शन में द्रव्य की परिभाषा क्या है? हम इनको ही क्यों द्रव्य माने? दूसरे वस्तुओं को द्रव्य क्यों नहीं मान सकते? तो हमने सप्त पदार्थ का गिनाए थे आपको, द्रव्य, गुण, गुण को हम द्रव्य को नहीं कह सकते। इसकी द्रव्य की परिभाषा आप लिख लीजिएगा। द्रव्य की परिभाषा ये है, यहां पर मैंने आपके लिए कहीं से ये पेन किया हुआ है।
यहां से लिखिएगा, इसको तो हटा दीजिएगा। ठीक है, ये परिभाषा है आपकी। समवायेन गुणवत्वं क्रियावत्वं वा द्रव्यत्वम् इति द्रव्यस्य सामान्यम लक्षणम। बस ये द्रव्य की परिभाषा है, समझिएगा। ये जो समवाय शब्द है, समवाय, इसको आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, वैसे आज ही समझ जाएंगे, मैं आप समझाऊंगा। समवाय ये बहुत प्रयोग होने वाला शब्द है न्याय दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में। समवाय शब्द का बहुत प्रयोग होता है। समवाय का अर्थ क्या है, इसी तर्क संग्रह में हम अंत में पढ़ेंगे कि समवाय, समवाय का अर्थ होता है नित्य संबंध, किसी का किसी के साथ नित्य संबंध। क्या? नित्य संबंध। देखिएगा यहां पर, ये आपके इसी पुस्तक में पीछे इसमें है, यहां समवाय को परिभाषित किया है। हम मोटा मोटा करेंगे, इतना से तो नहीं करेंगे। नित्य संबंधः समवायः। समवाय क्या कहलाता है? समवाय किसको कहते हैं? क्योंकि समवाय शब्द है, ये लोक में प्रचलन में नहीं है। समवाय ये शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने तक सीमित है। तो कहते हैं समवाय है नित्य संबंध। जैसे मानिएगा ये मेरा शरीर है, क्या है? ये मेरा शरीर है। इस शरीर में कोई भी चीज, मानिएगा इस शरीर में ये जो रंग है मेरा, जो भी रंग आपको दिख रहा है, कोई भी रंग मान लीजिएगा, काला, पीला, सफेद, कोई भी, ठीक है। ये जो रंग है, ये मेरा रंग जब तक ये शरीर रहेगा तब तक रहेगा, ठीक है। क्या? अर्थात जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो रंग भी नष्ट हो जाएगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक ये मेरा रंग ऐसा ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि भाई बूढ़े में तो रंग थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। नहीं भाई, ये चमड़ी का रंग तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है। वो लगता है झुर्रियां पड़ जाती हैं तो जो चमड़ी है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मेरा शरीर के साथ में इस रंग का जो संबंध है वो कैसा है? समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। ये मोटी परिभाषा मैंने आपको दी है, ठीक है। इससे आपको आराम से समझ में आए आगे, ठीक है। जब तक शरीर है तब तक मेरा रंग रहेगा। जैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाए तो रंग भी नष्ट हो जाएगा। ये शरीर का जो रंग है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो क्या होता है? समवाय संबंध होता है। मानिएगा ये जो उंगली है, ये उंगली का इस शरीर के साथ में जो संबंध है वो समवाय संबंध की कैटेगरी में नहीं ला सकते, क्योंकि उंगली शरीर के रहते भी उंगली कट सकती है, शरीर ये वर्तमान रह सकता है, ठीक है। तो अर्थात ऐसा संबंध जो बिना नष्ट पदार्थ के, बिना नष्ट हुए भी हट जाता है बीच में, ठीक है। जैसे मानिएगा भाई ये है, ये पुस्तक है। अब इस पुस्तक को आप पीला पीला देख रहे हैं। अब इस पर क्या है, मैं इस पर रेड कलर भी कर सकता हूं। इसका मतलब इसके साथ इसका संबंध नित्य समवाय नहीं है, ये क्या है? असमवाय है, अनित्य है। चलिए बस इतना समझ लीजिए, समवाय और भी आगे अपने आप समझ में आएंगे। तो क्या है जो समवाय,
यहां पर ये शब्द आया था इसलिए आपको समझाना जरूरी था। कहते हैं कि समवायेन गुणवत्वम क्रियावत्वम वा द्रव्यत्वम इति द्रव्यस्य सामान्य लक्षण। द्रव्य का सामान्य लक्षण यही है क्या कि नित्य संबंध से, समवायन में नित्य संबंध से गुणवत्वम, गुणवत्वम का अर्थ है गुण, क्या है गुण। अभी मोटे तौर से हम देख रहे हैं तो गुण, हमारा जो कलर है वो गुण ही है। गुण और क्रियावत्व माने क्रिया, क्या है समवाय नित्य संबंध से गुणवत्व माने गुण। ये भी आपको समझाऊंगा फिर आज। गुणवत्त गुणवत्वम, गुणवत्वम किसको कह रहा है? गुण को ही कह रहा है। ऐसे ही क्रियावत्व माने क्रिया, तो कहते हैं गुणवत्व माने गुण और क्रिया, माने गुण अथवा क्रिया, और नहीं गुण अथवा क्रिया, जरूरी नहीं है दोनों हो एक ही में। गुण अथवा क्रिया द्रव्यत्वम माने जहां पर जिस भी द्रव्य में, क्या जिस भी द्रव्य, वो जिस भी पदार्थ कह सकते हैं, जिस भी पदार्थ में नित्य संबंध से गुण रहता है, कोई गुण रहता है अथवा क्रिया रहती है, ध्यान दिए, अथवा क्रिया रहती है, तो जिसमें रहती है, जिसमें रहती है वो क्या कहलाता है? द्रव्यत्वम माने द्रव्य की परिभाषा है, वही द्रव्यत्व है। समझ में आएगा? ठीक है। नित्य संबंध से तो ये गुण रहता हो अथवा क्रिया रहती हो। जैसे अभी हम यही समझ लेते हैं, अर्थात यह समवाय संबंधेन गुणस्य कर्मणो वा आश्रयः यच्च कस्यापि समवायी कारणं भवेत् तदेव द्रव्यम इति। संस्कृत वाले हमारे पाठक आराम से समझ सकते हैं, हिंदी वाले मेरी हिंदी को सुने। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्थात इसका अर्थ क्या है? यह माने जो, समवाय संबंधेन माने समवाय संबंध में नित्य संबंध से, गुण का कर्मण माने क्रिया है, गुण का अथवा क्रिया का जो आश्रय माने आधार वही है। गुण जिसमें रहता है वो गुण का आधार है, क्रिया जिसमें रहती है वो क्रिया का आधार। तो जो आश्रय होता है, यच्च कस्यापि समवायी कारणम भवेत्, जो किसी भी गुण का अथवा कर्म का समवायी कारण हो, अर्थात जो गुण है और क्रिया है वो उसमें ही रहती है, जिसमें आधार में, वही समवायी कारण है। ठीक है, ये समवायी कारणम भवेत् माने समवाय और समवायी, समवायी का अर्थ है गुणी, गुण और गुणी, मोटे मोटे शब्द प्रचलन में आते हैं, गुण और गुणी। गुण जिसके अंदर रहता है वो क्या होता है? गुणी, और गुणी के अंदर जो रहता है गुण रूप में वो गुण होता है। जैसे ये काला रंग है, काला इसका गुण है, तो कालापन कहाँ रह रहा है? इस पेन के अंदर रह रहा है, तो पेन क्या हो जाएगा? गुणी, और काला क्या हो जाएगा? उसका गुण। ठीक है, तो वही कहा कि समवाय संबंध से गुण और क्रिया को बताया, केवल और किसी का नहीं, नित्य संबंध से गुण अथवा क्रिया जिसमें रहते हैं,
वह ही हमें द्रव्य समझना चाहिए, वह पदार्थ ही संसार का न्याय दर्शन की दृष्टि से द्रव्य कहलाने योग्य है। अब जितने भी पदार्थ हैं यहां पर ये गिनाए हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इन सारे में किसी में क्रिया है, किसी में गुण है, नित्य संबंध से। या नित्य संबंध से, इस बात को पढ़ेंगे आगे, अभी केवल उद्देश्य प्रकरण चल रहा है। ठीक है, पृथ्वी में नित्य रूप से कौन सा गुण रहता है, एक बता देता हूं पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी। जिस गंधवती पृथ्वी का अर्थ है गंध जहां रहती है वो पार्थिव अंश होता है, पृथ्वी तत्व होता है। ये पृथ्वी तत्व की पहचान है, जो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उसके अंदर गंध रहेगी। ये नित्य संबंध है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी बनी रहे और गंध निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। प्रलय अवस्था में जब पृथ्वी नष्ट होगी तो उसकी गंध भी नष्ट हो जाएगी साथ में, और जब तक प्रलय नहीं होगी, भारतीय दर्शन दृष्टि के अनुसार, वैदिक दृष्टि के अनुसार, तब तक पृथ्वी में गंध बनी रहेगी। ठीक है, तो अभी एक समझ लेते हैं। तो अभी आपको ये याद रखना है कि द्रव्य कितने हैं जी, बोलो। पृथ्वी और आप माने आप माने जल होता है। ठीक है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और काल, दिक्, आत्मा और मन। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे तो आराम से, क्रम से, ऐसे ही जैसे उन्होंने पढ़ाया अन्नम भट्ट जी ने, वैसे वैसे धीरे धीरे चलेंगे तो सही समझ में आएगी बात। ठीक है, बाकी मैं यहीं पर आपको सारा पूरा तर्क संग्रह पढ़ाने लगूंगा तो आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। ध्यान रखें, आपको ये घबराने की बात नहीं है। ये गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई गुण अथवा क्रिया जिसमें रहती है वो द्रव्य होता है। अच्छा जी, ये पृथ्वी तो बता दिया, ये नहीं बताया भाई, ये इसको यही बताएंगे आगे, वही ठीक समझ में आएगा। मैंने तो आपको थोड़ा मन की संतुष्टि के लिए ये एक अपनी तरफ से बता दिया है, ये ही बात आगे अन्नम भट्ट जी कहेंगे, इसलिए पढ़ते रहिएगा। ठीक है, कभी ऐसा होता है क्योंकि हम भी पढ़े हैं, हमारे साथी भी पढ़े हैं, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं उनको ऐसा होता है कि एक ही दिन में गुरुजी सारा कुछ बता दें, और गुरुजी यदि बता भी देंगे एक दिन में तो यहाँ से सारा निकल जाएगा, फिर कहेंगे अरे गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, फिर ऐसा गुरुजी कोई दोष देते हैं। जो ऑफलाइन जो सेंटर होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। यदि गुरुजी अपने तरीके से पढ़ाते हैं धीरे धीरे तो कहते हैं गुरुजी पूरी बात नहीं बता रहे, कुछ छुपा के रख रहे हैं, और ये पूरी बात बता दी तो फिर समझ में नहीं आती क्योंकि उतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपके हितार्थ में निवेदन करता रहूंगा आगे कि जितना हमें जहां समझना है उतना ही समझना है, तो पूरा समझ में आ जाएगा अंत तक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको कितने पदार्थ होगा, द्रव्य हो गए 9, याद कर लीजिएगा। पृथ्वी, आकाश, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। ठीक है, चलिए, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब कहते हैं दूसरे नंबर, दूसरा हमारा पदार्थ क्या था, द्रव्य गुण। अब गुण कितने होते हैं, गुणों के भी भेद हैं। अब गुणानाम विभाग, हाँ, अब गुणों का भेद बता रहे हैं। गुण कितने हमें इसमें दर्शन में पढ़ने, न्याय दर्शन में। ठीक है, कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म संस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः।
न्याय दर्शन में 24 गुण माने गए। चतुर्विंशति का अर्थ है 24 गुणा। गुण कितने जी बोलो? 24। द्रव्य कितने? 9। पदार्थ कितने? 7। गुण कितने? 24। बन गई बात? अब देखिए क्या बताया, रूप गुण है। रूप मैंने जैसे बताया था, रूप क्या है? मेरा गुण है, इससे शरीर का गुण है। रस, रस भी गुण है। गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये दो यहाँ यहाँ पर, यहाँ संस्कृत में संधि हो गई। परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। 24 हो गए, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। चले यहीं गिन लेते हैं संस्कृत में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 गुण हैं। कोई आपको पूछता है कि भाई न्याय दर्शन की दृष्टि में कितने गुण माने गए हैं, ठीक है, तो आपको उत्तर देना है 24 गुणों को बताया गया है न्याय दर्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो गुण होता है वो गुणी में समवाय संबंध से रहता है। इसके अंदर ये गंध है, ये जो सारे गुण हैं, ये सारे इनमें से कोई किसी द्रव्य में रहता है, कोई किसी द्रव्य में रहता है, कोई किसी द्रव्य में किस रूप में रहता है, समवाय संबंध से, ठीक है। कौन सा किसमें समवाय संबंध से रहता है इनमें से, ये आगे समझाएंगे, ठीक है। तो ये 24 गुण हैं। गुण की परिभाषा भी क्या है भाई, इतने ही गुण क्यों हैं, दूसरे इसके अलावा अतिरिक्त गुण क्यों नहीं है। न्याय दर्शन में कोई पूछने लगे भाई ये 24 ही क्यों है, गुण तो बहुत सारे अनंत गुण हैं, तो गुण की परिभाषा भी नैया ही कोने की है। गुण की परिभाषा जैसे द्रव्य की परिभाषा थी, वैसे गुण की भी परिभाषा की है। गुण की परिभाषा केवल इनमें ही घटित होती है। गुण की परिभाषा लिख लीजिएगा उसको भी आप। ये देखिएगा, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम इति गुण लक्षणम, ठीक है। ये परिभाषा बनाई है। द्रव्य और कर्म माने क्रिया, द्रव्य और जो कर्म माने क्रिया, माने द्रव्य और कर्म से भिन्नत्वे सति, भिन्न होने पर, सामान्यवत्वम, सामान्यवत्वम माने सामान्य गुण लक्षण। सामान्य का अर्थ होता है जाति। क्या होता है? जाति। जाति ये वाली जाति नहीं जो अभी भारत देश में फैली हुई है, वो वाली नहीं। जाति का अर्थ होता है जैसे मनुष्य जाति। मनुष्यत्व क्या है? जाति है एक। पशुत्व क्या है? जाति है। पशुत्व क्या है? जाति। और जाति होती है वो अनेक में होती है, एक में नहीं होती, अनेक में होती है। मनुष्यत्व मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। मनुष्यत्व आपके अंदर है इसलिए आपको मनुष्य कहते हैं, मनुष्यत्व मेरे अंदर है इसलिए मुझे मनुष्यत्व कहते हैं, वो मनुष्य कहते हैं। एक जाति होती है।
तो कहते हैं सामान्य का अर्थ है जाति एक रूप से। तो वो कह रहे हैं कि जो जाति माने जो अनेकों में रहती है और क्या है जिनमें रहती है उनसे भिन्न होती है, वो क्या है जिनमें रहती है उनसे वो भिन्न भी होती है, परंतु नित्य संबंध से रहती है। क्या है नित्य संबंध से रहती है, अनेकों में रहती है, एक में नहीं रहती। तो उसी को क्या है उसी को गुण माना गया है। उसी को गुण, गुण माने जो द्रव्य और क्रिया में तो रहता है परंतु उनसे भिन्न है, सामान्य है, अर्थात वो अनेकों क्रिया में रहता है, अनेकों द्रव्यों में रहता है। ठीक है, जैसे अथवा एक दूसरी परिभाषा बनाई, गुणत्व जाति मत्वम वा गुणस्य लक्षणम, या ऐसा कह सकते हैं गुणत्व जाति मत्वम। तो गुणत्व जाति, ये गुणत्व जाति माने गुणत्व जाति मत्वम का अर्थ है गुणत्व जाति, जो गुण रूपी जाति है उसी को क्या कहते हैं गुण का लक्षण माना गया है। गुण माने गुणी के अंदर जो गुण रूप में रहता है वही गुण कहलाता है, वही गुणत्व है उसका। ठीक है, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। ये तो मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको लाके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ का विषय नहीं था परंतु आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया गुण किसको कहते हैं। गुण कहते हैं सामान्य को। ठीक है, चलिएगा, ये लिखा है एते सर्वे गुणाः समवाय संबंधेन नित्य संबंधेन द्रव्य मात्रे वर्तन्ते। ये सारे गुण क्या है समवाय संबंध में नित्य संबंध से द्रव्य में रहते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, जब लक्षण करेंगे परीक्षा करेंगे तब पढ़ेंगे कौन सा गुण किस में रहता है। ठीक, चलिए हमारे संस्कृत वाले पाठक क्या है, संस्कृत वाले पाठक, हिंदी वाले पाठकों को समझ में नहीं आएगा, ये परिभाषा लिख लीजिएगा। एक ये जो मैंने पहले भी समझाया था पर इसको आप परिभाषा रूप में लिख लीजिएगा। लिखिएगा कॉपी पर, ये लिखिएगा यहां से, मतवंतात विहितो भाव प्रत्ययः प्रकृत्यर्थम गामायति। मतु प्रत्यय होता है, मतु प्रत्यय होता है जैसे धन और धनवान, माने स्वामित्व अर्थ में होता है। जैसे धन जिसके पास में होता है उसको क्या कहते हैं धनवान। तो धनवान में क्या है मतु प्रत्यय है। ये रचनानुवाद कौमुदी जिन्होंने भी पढ़ ली है उनको ये बात ज्ञात होगी। तो क्या है कहते हैं मतु प्रत्ययांत जो शब्द होता है फिर उससे मतु प्रत्ययांत से विहित जो भाव प्रत्यय, एक व्याकरण में भाव प्रत्यय है। भाव प्रत्यय हम यहाँ पर दो ले सकते हैं, एक त्वल ले सकते हैं, एक तल ले सकते हैं। दो त्वल और तल, तल का त बचता है, त्वल का त्व बचता है। ठीक है, तो कहते हैं जो भाव प्रत्यय होता है त्वा और तल वो क्या है प्रकृत्यर्थम गमयति, माने जो मतु प्रत्यय जिससे आया है उस शब्द के अर्थ का प्रकृति के अर्थ को गमयति माने बताता है। कैसे, अभी हम यहां पर ये पढ़ रहे थे, जैसे यहीं देख लीजिएगा, यहां शब्द लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ गंधवत्वम, गंधवत्व लिखा हुआ है। इसमें क्या है गंध शब्द है, ये आपका ये गंध है। ठीक है, फिर इसमें ये वत दिख रहा है, ये वास्तव में मतुप का मत है। क्या है व्याकरण से वत हो जाता है, मत है। फिर मत के बाद में ये त्वल प्रत्यय है, क्या है त्वल का त्व, ये है भाव प्रत्यय। क्या है ये भाव प्रत्यय, और ये क्या है मतु प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा। और मतु प्रत्यय की प्रकृति क्या है गंध, माने गंध से हुआ है। तो क्या कहा ये वाला मतुवंतात विहितो, माने मतुप
प्रत्ययांत शब्द से विहित जो भाव प्रत्यय माने त्वल प्रत्यय किसको बताता? प्रकृत्यर्थम गमयति। प्रकृत्यर्थ माने मतुप जिससे आया है उसके ही अर्थ को बताता है। तो गंधवत्वम का अर्थ है गंध। गंध। चलिएगा आगे समझ में आ जाएगा, ये लिख लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब आज इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आगे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए। जिनको भी पुस्तकें चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर है 8319694799 उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम के टीम सदस्य आपको बता देंगे कैसे आप ऑनलाइन पुस्तक मंगा सकते हैं। पुस्तक पर हम आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। हम पढ़ा रहे हैं आपको ये विद्या, और जो पाठक चाहते हैं उनके लिए है, सभी के लिए जबरदस्ती नहीं। जो पाठक चाहते हैं कि हमें पुस्तक भी मिल जाए, उन पाठकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, बाकी आप पढ़िएगा आराम से, सबके लिए निःशुल्क अभियान है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।